आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम भारत की कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर्सनालिटीज़ हैं, इनके बारे में जानेंगे। मैं आपको इनसे इनके जीवन के बारे में, इनके कर्मों के बारे में, इनके योगदान के बारे में और इनकी कमियों के बारे में भी बताऊंगा और किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए आज भी है। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखेंगे और साथ ही साथ एक समझ विकसित करने के लिए भी देखेंगे। तो आज टॉपिक है गांधी जी। आज सबसे पहले हम अपना शुरू करेंगे गांधी जी से। गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि पूरे विश्व भर में फेमस है। देखेंगे इनके जीवन के बारे में एकदम विस्तार से, इनके कार्यों के द्वारा जो प्रभाव पड़े वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी अहम भूमिका को देखेंगे और इनकी मृत्यु तक जाएंगे, इनके इम्पोर्टेंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी जी के जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म जैसे कि लगभग सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1869 1869 को पोरबंदर में होता है। ये एक गरीब खानदान में पैदा नहीं हुए थे। ये एक राजा के यहाँ इनके पिता दीवान थे। इनके पिता एक राजा के यहाँ दीवान थे, यानी कि अमीर थे पहले से ही, राजकोट में, गुजरात के यहाँ पोरबंदर में। वहाँ पे इनका पालन पोषण हुआ और फिर ये आगे बढ़ते हैं। 10वीं इन्होंने की, जब भारत से 10वीं की इन्होंने, और बम्बई प्रांत उस वक्त कहलाता था जहाँ पे ये रहते थे। भारत में पढ़ाई की शुरुआती इन्होंने, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए इनको लंदन भेजा गया। वहाँ इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। वहाँ से वकालत की पढ़ाई करके भारत लौटते हैं तो इनको एक केस आया होता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। वहाँ पे ये पहला केस अपने जीवन का हार जाते हैं। थोड़ी बहुत इनको निराशा ज़रूर होती है क्योंकि साथ ही पढ़ के आए हुए अन्य व्यक्तित्व सफलता पा रहे थे। तभी इनको कुछ समय बाद एक ऑफ़र मिलता है और ये ऑफ़र इनको आता है साउथ अफ्रीका से, और जहाँ से इनकी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण मुड़ाव आता है, और यह मुड़ाव था साउथ अफ्रीका। एक दादा अब्दुल्ला नाम के व्यापारी थे जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे। उनका एक केस चल रहा था साउथ अफ्रीका में और उसके लिए वे गांधी जी को लेकर जाते हैं और गांधी जी उनके केस को लड़ते हैं वहाँ पे और उसमें उनको सफलता दिलाते हैं। शुरुआत में गांधी जी का प्लान था कि वो 1 साल के लिए वहाँ रहेंगे, इसीलिए जब वो 1893 में गए थे वहाँ पर तो 94 में उन्हें लौट आना चाहिए था। परंतु गांधी जी ने वहाँ रह रहे भारतीय जो प्रवासी लोग जो भारत से प्रवास करके गए थे उनको देखा, उनके जीवन को देखा, उनके साथ हो रहे भेदभाव को देखा, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ पे इनके साथ भेदभाव तो हो रहा है पर इनकी बातों को बताने के लिए, उठाने के लिए, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई योग्य लीडर नहीं है। और उस लीडर की कमी के कारण ही इन्होंने वहाँ रहना पसंद किया, क्योंकि वहाँ के जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे या कम पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इनसे याचना की कि आप यहीं रहिए हमारे साथ और हमारी मदद कीजिए। तो गांधी जी वहाँ रुकते हैं और गांधी जी वहाँ कुछ काम करेंगे। गांधी जी 1893 में गए और 1915 में लौट के आते हैं, जनवरी 1915 में। इस दौरान उन्होंने कुछ काम किए। वहाँ गांधी जी 2 अवतारों में दिखते हैं अपने कार्यों को करते हुए। शुरुआत में गांधी जी जैसे कांग्रेस हुआ करता था उसमें जो मॉडरेट थे ना, उसी टाइप गांधी जी भी मॉडरेट की तरह शुरुआत में काम किया करते थे। ये भी 3P पे थे, पेपर, पिटीशन और प्रेयर पे। बड़ी बड़ी जो पेपर्स थे ये लिख लिख के दिया करते थे, उसमें दरख्वास्त करते थे वहाँ की सरकार से, और वह सरकार सीधा सीधा ना बोल देती थी, तो सफलता कम मिली। इन्होंने, गांधी जी ने कुछ पाश्चात्य दार्शनिक थे उनकी किताबों को पढ़ रखा था। उन्हीं में से एक थे टॉलस्टॉय। तो उन्हीं के
किताबों को पढ़ने पर इनका बौद्धिक प्रगति होगी और वहाँ पे एक आश्रम की स्थापना करेंगे, फिनिक्स आश्रम। अब इस आश्रम की स्थापना की क्या ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे? तो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो भारतीय लोग जाते थे उनको अपने साथ हमेशा एक रजिस्ट्रेशन कार्ड रखना पड़ता था, जैसे कि हम लोग आजकल आई कार्ड रखते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वैसे ही। और उनको संदेह की नज़र से देखा जाता था, इसीलिए। और साथ ही साथ वहाँ पे इनको प्रॉपर्टी खरीदने और ऐसे कई सारी चीज़ों को लेकर विवाद थे, समस्याएं थी, और इन मामलों को लिए भी गांधी जी ने आवाज़ उठाई। उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की ताकि ये लोग वहाँ पे रह सके, जो मजदूर लोग थे वहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि इनको रहने के लिए जगह थी नहीं और इनको कर भी बहुत सारा देना पड़ता था रहने के लिए, वहाँ पे अफ्रीका में रहने के लिए इनको देना पड़ता था। फिर इसके बाद वो एक नटाल इंडिया कांग्रेस जो होता है, ऐसे संगठन से जुड़ेंगे। इस संगठन से जुड़ के वहाँ पे भी वहाँ पर नटाल इंडिया कांग्रेस नाम के संगठन की स्थापना करें और इस संगठन की स्थापना के बाद वह वहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे। अब राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे वहाँ के लोगों के अधिकारों को दिलाने के लिए, जो भारतीय प्रवासी वहाँ पे गए हुए हैं। साथ ही साथ ये एक तीसरा काम करते हैं, इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालते हैं और जिसके माध्यम से अपने विचारों को और जो वहाँ के अप्रवासी लोग होते हैं, भारत से आए हुए लोग होते हैं, उनकी बातों को सरकार के समक्ष रखते हैं और इस तरीके से वो ये कार्य करते हैं। शुरुआत में ये थोड़ा मॉडरेट्स की तरह काम करेंगे, वकीलों वाला तरीका रहेगा इनका, पिटीशंस देंगे लंबी लंबी लिख के, योर मैजेस्टी जैसा लिख के देंगे। और पर बाद में इनको जब पता चला कि इससे काम नहीं होगा तो उन्हें 1907 या फिर 6 के बाद से एक नए तरीके का प्रयोग किया और इस प्रयोग को बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह। इस पे 2-3 चीज़ों पे बल दिया जाता था। पहली बात है अहिंसा और दूसरी बात है नॉन वायलेंस। अहिंसा और सत्य, ये 2 बातें हैं जिस पे जोर दिया जाता था। इसमें बेसिकली अपने आप को पीड़ा पहुंचाई जाती थी, अपने आप को कष्ट देते थे और जो सामने वाला दमन करने वाला, दमनकारी जो शक्ति है, उसके दिल को, मन को, हृदय को पिघलाने की कोशिश किया करते थे ताकि वह इन बातों को समझ जाए और बातों को माने। तो सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी साउथ अफ्रीका में करेंगे और साउथ अफ्रीका में इन कार्यों के कारण वहाँ का समाज इनको महात्मा की उपाधि देता है और गांधी जी अभी ही फेमस हो चुके हैं। उनके कृत्यों की चर्चा भारत में भी होने लगी है। अब लंबा समय बीत चुका है गांधी जी को वहाँ पर। फिर होगा एक चीज़ कि गांधी जी के एक राजनीतिक गुरु होते हैं, और वैसे तो राजनीतिक गुरु गांधी जी के 2 होते हैं, उसमें से एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये मॉडरेट थे कांग्रेस के अंदर और ये राजनीतिक गुरु कहलाए जाते थे गांधी जी के। गांधी जी इनसे सजेशन लिया करते थे। तो ये गांधी जी को देखते हैं कि ये फेमस हो चुके हैं और भारत में ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को प्रपोजल देते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भारत लौटिए और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि आप भारत लौटिए और पहले 1 साल आप भारत में जगह जगह जाके एक एक कोने तक जाइए, भारतीय समाज को देखिए, भारत की स्थिति को देखिए, लोगों की स्थिति को देखिए। तो 1915 में लौटेंगे गांधी जी, जनवरी 1915। और इसी के साथ साथ पहले 1 साल यह अपना मौजूदगी राजनीतिक रूप से ना दिखा के भारत की यात्रा करेंगे, भारत दर्शन पर निकलेंगे। फिर 1916 में एक कार्यक्रम में जाते हैं गांधी जी BHU का कार्यक्रम था
और उसमें इन्होंने वहाँ पे जो बड़ा वर्ग आया था, उद्योगपति वर्ग आया था, वो किसी छोटे वर्ग यानी कि जो श्रमिक वर्ग था इसकी बात नहीं कर रहा था। तो उन्होंने इन सब बातों को लेकर उन वर्गों को जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उनको आड़े हाथ लिया पहली उपस्थिति में अपनी। ये इनकी पहली उपस्थिति थी भारत में जहाँ पे ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। फिर 1917 में एक राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि चंपारण बिहार में, आजकल जो बिहार पड़ता है उसका उत्तर में एक जिला है चंपारण, उस चंपारण से आते हैं और गांधी जी को अपनी समस्या बताते हैं। समस्या यह थी कि चंपारण के ज़िले में अंग्रेज़ों द्वारा, जो अंग्रेज़ फार्म के मालिक थे, नील की कृषि करवाई जाती थी चंपारण में और उनको दाम सही से नहीं दिया जाता था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कृत्रिम नीम होती है वो आ चुके थे जर्मनी में। फिर भी इनसे ये ज़बरदस्ती कृषि करवाई जा रही थी और सभी किसानों के लिए यह ज़रूरी हो गया था कि अगर उनके पास 20 कट्ठे ज़मीन है, 20 काठा ज़मीन है, तो उनको कम से कम 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की कृषि करनी अनिवार्य थी और इस पद्धति को ही नील कठिया पद्धति सिस्टम बोलते थे और इस सिस्टम के खिलाफ ही चंपारण सत्याग्रह होगा। और गांधी जी जाते हैं चंपारण में और किसानों की बातों को सरकार के समक्ष रखते हैं। पहले तो जब गांधी जी जाते हैं तो वो मोतिहारी नाम के स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ से ये अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले ही जब वहाँ का जिला कलेक्टर पहुँचता है और गांधी जी को कहता है कि आपको परमिशन नहीं है यहाँ आने की, तो गांधी जी कहते हैं कि आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में कि किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर को यह बोल देना कि मैं नहीं जाऊँगा, अवहेलना करना। उस वक्त जेल में डाल दिया जाता था अवहेलना करने पर गांधी जी दृढ़ संकल्पित थे किसानों की मदद के लिए, राजकुमार शुक्ला की मदद के लिए। इसी के साथ साथ गांधी जी वहाँ पे एक नेता से मिलेंगे और वो नेता हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। ये राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी के साथ मिलते हैं और चंपारण सत्याग्रह से ये भी फेमस होते हैं। साथ ही साथ गांधी जी वहाँ पे एक सरकार द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा वैसे तो एक कमीशन बैठाया जाता है, उसके भी सदस्य बनाए जाते हैं जांच आयोग के और अपनी रिपोर्टों को पेश करते हैं। और गांधी जी यह पाते हैं कि किसानों की जो मांगे है वो एकदम उचित है और किसानों को 35% पैसा वापस लौटा दिया जाना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा पैसा लौटाने की बात थी, परंतु 25 से लेकर 35% पैसा लौटाया गया था किसानों को, जो ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया गया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा। ये पैसा उनको वापस मिलता है और किसानों की और गांधी जी की जीत होती है। इसमें इस आंदोलन में गांधी जी ने जो लक्षित किया वो था किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, ऐसा वर्ग जो कृषि से जुड़ा है, वो वर्ग जो प्राथमिक कार्यकलाप करता है, और इन वर्गों को इन्होंने साथ लिया अपने साथ। साथ ही साथ वहाँ पर महिलाओं की स्थिति के लिए भी इन्होंने काम किया। वहाँ पे गरीबी अधिक थी तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत काम किया इन्होंने। और इसके बाद गांधी जी की दूसरी अहम उपस्थिति होगी अहमदाबाद में, जो मिल मजदूर थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनकी मांग को लेकर वो भी गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। बात तो ये थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण बेरोज़गारी बढ़ी थी, महंगाई बढ़ी थी और साथ ही साथ वहाँ पे प्लेग फैल गया था, तो वहाँ के वर्कर्स को प्लेग बोनस मिलता था। अब सरकार ने अब प्लेग बोनस देना मना कर दिया था। जो वहाँ के मिल मालिक थे उन्होंने प्लेग बोनस देना बंद कर दिया था। प्लेग बोनस नहीं मिला, साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ गई, तो जितने भी मजदूर थे ये हड़ताल पर चले गए। इन्होंने हड़तालें करनी शुरू कर दी। गांधी जी भी ने इनका सपोर्ट किया और गांधी जी ने खुद अपना होमवर्क करके पहुँचे थे। उन्होंने पहले ही जांच कर ली थी कि जितनी भी मांग कर रहे हैं मजदूर लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी सैलरी को 35% तक बढ़ाया जाए,
पर जो मिल के मालिक है ये लोग मानते नहीं हैं। तो साथ ही साथ गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, आमरण टिल डेथ तक। जब तक मर नहीं जाते तब तक इन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं रहूँगा आमरण अनशन पर। बात माननी पड़ी, उद्योगपति झुके और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट एकदम सही है, आपकी मांग एकदम सही है, और 35% सैलरी बढ़ाई गई वर्कर्स की। इस वक्त गांधी जी ने अपना लक्ष्य क्षेत्र बनाया, किसको साधा, और वे थे फैक्ट्री वर्क जो कि टुट्टे क्रियाकलाप करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं। यानी कि गांधी जी ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्र चंपारण में किसानों को साध लिया और दूसरी बार ये साध रहे हैं शहरी क्षेत्र के मिल में, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को। तो इन्होंने दो वर्गों के भारत को अपने साथ ले लिया आंदोलन में। फिर तीसरी उपस्थिति होगी गांधी जी की अहमदाबाद में ही 1918 में। नील जो चंपारण नील सत्याग्रह था वो 1917 का था। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह ये भी 1918 का, और साथ ही साथ खेड़ा आंदोलन भी 1918 का। खेड़ा आंदोलन में होगा ये कि वहाँ पे किसानों की फसल चौपट हो जाती है, परंतु जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो राजस्व की मांग को कह रहे थे कि अब भी आपको देना है। पहले इनका फेलियर हो चुका है कृषि का और फसल अच्छी हुई नहीं है, तो किस प्रकार से किसान देंगे। गांधी जी फिर जांच करते हैं, अपना होमवर्क करके पहुंचते हैं और किसानों का साथ देते हैं। गांधी जी किसानों का भरपूर साथ देंगे। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक नेता बन के आएंगे और ये भी एक नेता के रूप में उभरेंगे इस आंदोलन से। ये दोनों मिलकर मांगे करते हैं और सरकार एक जांच आयोग बिठाती है। उसके बाद वह बातों को मान लेती है और सरकार कहती है कि वे किसान जो समर्थ हैं देने में सिर्फ वही दे और बाकी ना। तो गांधी जी फिर से किसान वर्ग को अपने साथ लामबंधित करते हैं और पहले ही ये कई सारे वर्गों को साथ चुके हैं, यह वर्ग फिर से आया। इसी के साथ साथ 1920 में गांधी जी एक आंदोलन छेड़ देते हैं जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, यानी कि इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 का। एक ये आंदोलन है और साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन है, दोनों एक साथ चल रहे थे। खिलाफत इशू हो गया था एक खलीफा को लेकर, उसको समर्थन गांधी जी ने भी किया। गांधी जी असहयोग आंदोलन को चला क्यों रहे थे, तो बात ये हुई थी कि रॉलेट एक्ट आ गया था 1919 का, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था और महंगाई बेरोजगारी पहले ही ज़्यादा थी। स्वराज की मांग चाहते थे गांधी जी। साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसको लेकर ये असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। अब इसमें कई सारे लोग होते हैं वे अपनी पदवियों का त्याग करते हैं, सरकारी नौकरियां त्याग देते हैं। जो छात्र होते हैं स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं, सरकारी लोग दफ्तरें छोड़ देते हैं, वकील अपनी अदालतों का त्याग कर देते हैं और ये आंदोलन आगे बढ़ता है। विदेशी कपड़ों विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाती है, पिकेटिंग का भी काम किया जाता है, थोड़ी बहुत महिलाओं की भी भागीदारी दिखेगी इसमें। और यह आंदोलन जोर शोर से चला और यह आंदोलन लगभग 1922 तक चला। पर फरवरी 1922 में 4 फरवरी को गोरखपुर के पास ही एक जगह है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा, यहाँ पे एक पुलिस थाने में 21 पुलिस वालों को गांव वालों ने, जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, हिंसक हो उठे और उनको जला के मार दिया। अब गांधी जी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी, तो उन्होंने हिंसा देखते ही आंदोलन को वापस ले लिया। अब इसके कारण कई सारे जो क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे, सुखदेव, राजगुरु जैसे जो क्रांतिकारी नेता थे, युवक थे, इनके अंदर एनर्जी खूब थी। अब ये सोच रहे थे गांधी जी ने ये क्या काम कर दिया, हमको आज़ादी मिल ही जाती इस तरीके से। तो ये लोग गांधी जी से नाराज़ हो जाते हैं थोड़ा और नए संगठनों की स्थापना भी करेंगे। ये लोग नया रुख स्टार्ट करेंगे, क्रांतिकारी उग्रवादी मूवमेंट करेंगे ये लोग, मिलिटेंट टाइप। सरकार पर बम फेंकेंगे, हमला करेंगे।
अब गांधी जी चौरी चौरा कांड के बाद गुजरात के अंदर होते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको मूवमेंट करने के लिए जेल में डाल देती है। अब जेल में जाएंगे गांधी जी, तो गांधी जी को 1924 तक जेल में रहना पड़ता है। वैसे तो इनको 6 साल की सज़ा हुई थी, पर इनके स्वास्थ्य कारणों के कारण इनको थोड़ा जल्दी ही छोड़ दिया गया, क्योंकि गांधी जी ज़्यादा ही बीमार पड़ गए थे जेल में। और फिर जब 1924 में इनको छोड़ दिया जाता है तो गांधी जी सक्रिय राजनीति से थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाते हैं और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स जो होते हैं, जिसे रचनात्मक कार्य भी कहा गया है, उसको शुरू करते हैं। इसके तहत वह गांव-गांव घूमते हैं, गांव में जाते हैं, हरिजन जो लोग होते हैं, दलित जो लोग होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। फिर इनकी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति होगी 1930 में। 1930 में गांधी जी एक नया आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें बोला गया था पूर्ण स्वराज की बात, कि अब हमें स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसको लेकर नया आंदोलन शुरू होगा। इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का। इस आंदोलन में भी असहयोग जैसे ही कार्य किए जाएंगे, यानी कि बहिष्कार किया जाएगा, टाइटल्स को वापस किया जाएगा, स्कूल कॉलेज से जाना छोड़ देंगे छात्र, वकील वकालत छोड़ देंगे। इसी वक्त में प्रेमचंद भी अपनी नौकरी त्याग देते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे कार्य होंगे, पिकेटिंग होगी दुकानों की। पिकेटिंग एक्चुअली होता ये है कि कोई शराब की दुकान है या फिर जो विदेशी वस्तुओं की दुकान होती थी, उसके सामने औरतें या फिर कुछ लोगों का समूह होता था, वो उस दुकान को घेर के बैठ जाते थे ताकि कोई व्यक्ति वहाँ से जाके वो वस्तु ना खरीद सके। और साथ ही साथ इन्होंने जोर दिया विदेशी कपड़ों की होली जलाने को लेकर और विदेशी प्रोडक्ट के बाइकआउट को लेकर, और साथ ही साथ जो स्वदेशी और चरखा, खादी और ग्रामीण उद्योगों पर जोर दिया। और कुछ कार्य और भी होंगे, और यह आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। इसी वक्त इरविन और गांधी के बीच में एक पैक्ट हो जाता है, एक संधि हो जाती है, और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए लंदन को तैयार हो जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाते हैं, पर वहाँ पे बात नहीं बनती है। विभिन्न जो समूह भारत से प्रतिनिधि बनकर गए थे, ये आपस में लड़ बैठे और इसके कारण बात नहीं बन पाई। गांधी जी बीच में ही लौट आए और उन्होंने दोबारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 स्टार्ट करने की जारी रखा, दोबारा से स्टार्ट कर दिया, और यह आंदोलन 1934 तक चलेगा। अपने दूसरे फेज में यह आंदोलन थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि इसको बीच में रोक दिया गया था। इसीलिए अब 1934 में जब गांधी जी आते हैं और मूवमेंट को वापस ले लेंगे, तो इसी वक्त गांधी जी कांग्रेस से भी अपना त्यागपत्र दे देंगे। अब वो कांग्रेस के सदस्य नहीं रहते हैं, परंतु कांग्रेस के नेताओं को दिशा निर्देश और उनके साथ कई कार्यक्रमों में जुड़ते भी। थोड़े समय के लिए फिर गांधी जी रचनात्मक कार्यों की तरफ विमुख होंगे, उधर कुछ कार्य करेंगे और अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश करेंगे फिर से। और फिर 1942 में गांधी जी एक नया आंदोलन छेड़ते हैं, जिसको बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन। अब इस आंदोलन के द्वारा 8 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। 8 अगस्त को इसको लॉन्च तो कर दिया, पर 9 अगस्त को ही अंग्रेज़ी सरकार ने एक मूवमेंट चलाया, एक तरह का कैंपेन चलाया, और वो कैंपेन था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। और इस ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत जो कांग्रेस के और अन्य बड़े नेता थे, उनको सुबह के सुबह उनके घरों से और ये जहां उपस्थित थे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और अलग अलग देश के जेलों में भर दिया जाता है, ताकि ये लोग इस आंदोलन को ना चला सकें। अब सारे नेता जेल में हैं, तो इस वक्त कुछ अन्य नेता सामने आएंगे, जयप्रकाश नारायण जैसे आएंगे, और कुछ महिला नेता भी सामने आएंगी, और कुछ कार्यक्रम इस वक्त भी होंगे। इस वक्त क्योंकि लीडर का अभाव था,
परंतु भारतीय जो जनता थी उसको अब सत्याग्रह और आंदोलन चलाने का अनुभव हो चुका था और सभी वर्ग साथ भी दे रहे थे सिवाय मुस्लिम वर्ग के, क्योंकि वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे मुस्लिम लीग के बहकावे में। सभी वर्ग आ रहे हैं एक्सेप्ट मुस्लिम। इसमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, तो पीछे की तरफ सारे काम किए जाएंगे। गांधी जी एक नारा देते हैं, करो या फिर मरो, यानी कि ये अंतिम वक्त है, जाग जाओ और इस आंदोलन में सभी साथ हो जाओ। नारा तो इन्होंने दे दिया और गिरफ्तार भी हो गए। इस वक्त कुछ पैरेलल गवर्नमेंट, यानी कि एक तो सरकार चल रही है अंग्रेजों की, उसी के साथ साथ कुछ जगहों को आज़ाद करवा लेते हैं कुछ नेता। उनमें से एक जगह थी बलिया के अंदर, जो बलिया उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। कुछ अफगानिस्तान में भी की गई थी और मैंने सुना है कि म्यांमार में भी कुछ जगहों पे, और साथ साथ महाराष्ट्र में सतारा या पुणे के आसपास भी एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। ये पैरेलल गवर्नमेंट अपने आप को आज़ाद करवा चुकी थी और ये लगभग साल भर तक चलती रही, अंग्रेज़ों की नज़र से दूर। अंग्रेज कुछ नहीं बिगाड़ सके इनका। इसमें नेता नहीं है आंदोलन में, या फिर ऐसे नेता हैं जिनको कोई जानता नहीं है, लोग ही आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो कि अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे, वे लोग रेडियो चला रहे थे अंडरग्राउंड होकर। पता नहीं चल पा रहा था कि अंग्रेज़ों को ये कहाँ से रेडियो को संचालन कर रहे हैं, और रेडियो के द्वारा ही इन लोगों को जागरूक करते थे, विभिन्न कार्यक्रमों को बताते थे, दिशा निर्देश देते थे। ऐसे कुछ कार्य इस आंदोलन के तहत किए गए और गांधी जी फिर सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाते हैं। पर कुछ बेबल प्लान, कैबिनेट मिशन और ऐसे जितने भी मिशंस आते हैं भारत, तो उनके प्रतिनिधियों के साथ ये भेंट करते हैं, उनके साथ वार्ताएं करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, पर बात नहीं बनती है। फिर भारत को आज़ादी मिल जाती है 1947 में और गांधी जी अपने आप को सक्रिय राजनीति से बाहर कर लेते हैं। और गांधी जी दिल्ली में ही होते हैं तो इनको एक अतिवादी हिंदू, जो कि एक समाचार पत्र का संपादक था, नाथूराम गोडसे, इसने भी उनको गोलियों से लहूलुहान कर दिया था। 30 जनवरी का वह दिन था और गांधी जी इस तरह से अपने प्राण त्याग थे। और बोला जाता है कि उन्होंने अंतिम शब्द बोले थे, हे राम, जो कि राजघाट में उनकी समाधि पर लिखा। इस तरीके से हमने इस वीडियो में गांधी जी को समझने की कोशिश की है। गांधी जी को समझने की इस कोशिश में हमने उनकी जीवन के विभिन्न पक्षों को देखा। गांधी जी की कुछ बुनियादी बातें थी जिनको नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें स्थान दिया गया है। खासकर जो पंचायतें थी, गांधी जी इनकी बात किया करते थे, तो पंचायतों को भी स्थान दिया गया है और अब तो वो अनिवार्य अंग बन चुकी हैं। स्थानीय शासन तीसरा स्तर बन चुका है। इसकी सफलताओं से पता चलता है कि गांधी आज भी हमारे जीवन में काफ़ी हद तक बहुत प्रासंगिक है। गांधी के योगदान को भुला पाना भारत के लिए बड़ा मुश्किल है। विश्व के अनेकों देशों में इनकी प्रतिमाएं हैं। गांधी अपने आप में पूरा एक आंदोलन थे। इनके ऊपर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के